हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिट एंड रिवेंज का 4th पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप उसके बारे में मुझे बताएं और मेरी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें ताकि मैं उनको दूर करके आपके सामने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और परफेक्शन वक्त के साथ साथ आती है और ये तभी आ सकती है जब कोई आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करे। इसलिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और साथ मुझे गाइड भी करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एरन ईवा को बचाकर उसके घर ड्रॉप करता है और वहाँ एरन की शक्ल और उसकी आदतें देखकर ईवा के डैड को किसी औरत की याद सता रही थी और वो सोच रहे थे कि आखिर एरन का उस औरत से क्या रिलेशन हो सकता है। और वो औरत स्नो वाइट थी, जो कि हमें आगे चल के पता चलेगा कि कौन है। एरन देख रहा था कि अंकल किसी सोच में गुम है। वो एकदम से उनके फेस के आगे हाथ हिलाता है। क्या हुआ अंकल? आर यू फाइन? हाँ, यस सन, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हें ये एलर्जी कब से है? पता नहीं अंकल, मैं तो जब बहुत छोटा सा तब से मुझे ये एलर्जी है और मुझे अंडा देखते ही न जाने क्या होने लगता है। इट्स ओके सन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एगलेस केक मंगवाता हूँ। नो अंकल, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मेरी ग्रैनी मेरा वेट कर रही होंगी। ओके बेटा, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। और हाँ, थैंक्स वंस अगेन। आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी डॉटर का क्या हाल होता। अंकल, इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी ईवा मेरी क्लास फेलो है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं तुम्हें हर तरह से हेल्प करूँगा। नो अंकल, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ अब उसको इतना ज़्यादा बॉदर मत करें। एरन अंकल से हाथ मिलाता है लेकिन अंकल आगे बढ़कर उससे गले लगा लेते हैं। वो उनके इस अंदाज में शौक था। अरे ये क्या? अंकल एकदम से पहली मुलाकात में इतनी ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। खैर, उसे भी अच्छा लग रहा था अंकल को हक करना। अंकल ने उसके सर को सहलाया और बोला, थैंक यू, अब तुम जाओ। एरन उनको बाय बोलकर बाइक स्टार्ट करके घर आ जाता है। एरन अभी घर में दाखिल हो रहा था कि उसे अंदर से उसकी ग्रैनी और डेविड अंकल की बातों की आवाज़ आ रही थी। उसकी ग्रैनी रो रही थी और वो डेविड अंकल से कह रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बार फिर से उस शख्स का साया अपनी बेटी और अपने ग्रैंडसन पर नहीं पड़ने दे सकती। तुम जानते हो ना पहले उसने क्या किया? उसने सब छीन लिया, मेरा हस्बैंड, मेरी बेटी, और अब क्या चाहता है वो? क्या वो मेरा ग्रैंडसन भी छीन लेगा? ग्रैनी रो रही थी। एरन ग्रैनी की बातें सुनकर एकदम से अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। ग्रैनी रो रही हैं और वो भी उसके लिए? आखिर कौन है जो उसको ग्रैनी से दूर कर सकता है? उससे सब्र नहीं हुआ, वो अंदर चला गया। क्या हुआ ग्रैनी, आप रो क्यों रही हैं और कौन मुझे आपसे दूर करेगा? वो एकदम ग्रैनी के पास जाकर बैठ गया। ग्रैनी रो रही थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया और बोली, एरन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। देखो, मैं तुम्हारे बिना अकेली हो जाऊंगी। तुम्हारी मॉम पहले हॉस्पिटल में है, तुम्हारे ग्रैंडपा भी मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अगर तुम भी चले गए तो मेरा क्या होगा? बट ग्रैनी, मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगा? क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और कौन आ गया जिससे आप मुझे बचाना चाहती हैं? प्लीज़ मुझे बताएं तो। तुम्हारा बाप, डेविड अंकल ने एकदम से जवाब दिया और एरन की आंखें खुली की खुली रह गईं। बाप? मेरा बाप? बट आपने तो कहा था कि मेरा बाप नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब वो कौन है और अचानक कहाँ से आ गए? हमने झूठ बोला था, तुम्हारा बाप जिंदा है और इसी शहर में है।
हाँ, वो कुछ अर्सा यहाँ नहीं था, लेकिन अब वो दोबारा से वापस आ गया है। कौन है वो? मुझे बताएं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एरन ने कहा। नहीं, तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। अगर तुम उससे मिलने गए तो वो तुम्हें भी छीन लेगा मुझसे। मैं ऐसा नहीं करने दे सकती तुम्हें। प्लीज़, तुम उससे नहीं मिलो। बट रैनी, वो मेरे फादर हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, वो तुम्हारा फादर नहीं है, वो एक डेविल है जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। ग्रैनी अब गुस्से से बोल रही थी। बट ग्रैनी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आखिर बात क्या है? आप मुझे बता क्यों नहीं रही? डेविड, इसे बताओ इसके बाप की असलियत। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, तुम ही बता दो। डेविड एकदम से एरन के पास आता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। वो उसे गाड़ी में उठाता है और वो उससे कहीं ले जा रहा था। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, सब्र करो। और थोड़ी ही देर बाद एरन को डेविड हॉस्पिटल ले आया था और वो रूम नंबर 35 में उसकी माँ से मिलने जा रहे थे। लेकिन डैड, हम इस वक्त मॉम से मिलने क्यों जा रहे हैं? ताकि तुम्हें सारी असलियत पता चल सके, डेविड ने कहा। बट मॉम तो इस वक्त सो रही है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें ये सारी असलियत तुम्हारी मॉम के सामने पता चले, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और तुम मुझे ब्लेम ना करो कि मैंने तुमसे झूठ बोला या किसी भी बात को मैनिपुलेट किया। मैं चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ अपनी माँ के सामने पता चले, ताकि तुम अपनी माँ के एक्सप्रेशन देख सको, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरा एक एक हर्फ सच है। वो उसे लेकर मैरी के रूम में आ गया था। मैरी जाग रही थी और वो बैठी थी चुपचाप। एरन जाके उसको गले मिलता है। मॉम, कैसी हैं आप? आप ठीक तो हैं ना? आपकी तबीयत कैसी है? मॉम, आप प्लीज़ कुछ बोलें। लेकिन मैरी बस उसे देख रही थी चुपचाप। एरन कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, चलें। आप ये बताएं कि आपने खाना खाया, आपने मेडिसिन ली? उसने बस सर हिला के उसको जवाब दे दिया था। डेविड बोला, मैरी, इसको पता चल गया है कि इसका बाप जिंदा है। अब बताओ, क्या मैं इसे बता दूं इसके बाप की असलियत? और मैरी अब डेविड को देख रही थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा या परेशानी नहीं, उसकी आंखों में खौफ था। वो डेविड को देख रही थी। डेविड बोला, क्यों डर रही हो तुम? और किस बात से डर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे को उसकी बाप की असलियत का पता चले? और मैरी ने सर झुका लिया। एरन बोला, मॉम, अंकल क्या कह रहे हैं? प्लीज़, आप कुछ तो बोलें। वो मेरे फादर को इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? क्या वो सच में इतने बुरे हैं? मॉम, मॉम बोलो ना। मॉम, आप बोलती क्यों नहीं? आखिर कब तक आप चुप रहोगी? मैरी कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस रोई जा रही थी। तब डेविड एरन के सामने आके खड़ा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्या बताएगी बेचारी? इसने तो प्यार में पड़ के अपनी ज़िंदगी और न जाने अपने साथ साथ कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब ये क्या बोलेगी? और ये बोल भी क्या सकती है? ये तो इस हालत में ही नहीं, और ना ही तुम्हारे बाप ने उसे इस हालत में छोड़ा है कि तुम्हें कुछ बता सके। अंकल प्लीज़, आप मुझे बताएं, जो भी बात है मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि अपने बाप की असलियत जानकर टूट जाऊँ। आप मुझे बताएं। हाँ, ज़रूर, आज तुम्हें बताने का वक्त आ चुका है, डेविड ने बोला। उसने गहरा सांस लिया और बोला, यह तब की बात है जब मैं, तुम्हारी मॉम, डैनी और हमारे बहुत सारे दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। डैनी? कौन डैनी? क्या वो मेरे फादर हैं? हाँ, तुम्हारे फादर। हम सब दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। मैं और तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मॉम को लाइक करता था। लेकिन तुम्हारी मॉम, उसने तो कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। अब एरन हैरानी से डेविड अंकल की तरफ देख रहा था। वो मज़ीद बताते हैं, मैं तुम्हारी मॉम को लाइक करता था, लेकिन तुम्हारी मॉम पता नहीं कैसे उस चीट के प्यार में पड़ गई, डैनी, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। तुम्हारी मॉम किसी से कम नहीं थी। वो बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी। न जाने मेरे अलावा और कितने ही लोग उसके प्यार में थे, लेकिन उसे तो किसी की फ़िक्र नहीं थी।
उसे तो बस नज़र आता था तो डैनी, और वो डैनी के पीछे हर चीज़ भूल चुकी थी। तुम्हारी ग्रैनी और ग्रैंडपा ने उसे कितना रोका कि वो डैनी से दूर रहे। वो अच्छा इंसान नहीं है, न जाने कितनी ही गर्ल्स के साथ उसके अफेयर थे, लेकिन तुम्हारी माँ की आंखों पर तो इश्क का भूत सवार था। पट्टी बांध चुकी थी और उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर क्या हुआ अंकल? एरन बहुत सब्र से ये सब सुन रहा था। कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम ने सब के खिलाफ जाकर डैनी से शादी कर ली, और ना चाहते हुए भी आंटी और अंकल उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा। आखिर वो उनकी इकलौती बेटी थी, वो उससे कितनी देर नाराज़ रह सकते थे। और तुम्हारे डैड ने शादी के बाद भी अपनी हरकतों को नहीं बदला। मैरी को लगा था शायद वो चेंज हो जाएगा, शायद उसका प्यार उसे बदल देगा, लेकिन मैरी नहीं जानती थी कि इंसान की आदत तो शायद बदली जा सकती है, लेकिन वो चीज़ जो उसकी फितरत में, उसकी नेचर में बस जाए, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और धोखाबाजी, चीट करना और फ्लर्ट करना, ये तुम्हारे बाप की नेचर थी। वो कैसे छोड़ सकता था? उसने ऐसे ही किया। उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके तुम्हारी मामा को चीट किया। अब एरन की आंखों में गुस्सा उतर रहा था। इसलिए मॉम की ये हालत हो गई। नहीं, तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह इतनी वीक नहीं थी। उसने ये सब बर्दाश्त किया। उसने जब उसकी असलियत जान ली तो वो उसे छोड़ के आ गई थी, लेकिन तब कुछ अरसे बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तुम्हें लेकर। तब उसके दिल में फिर से होप थी कि शायद तुम्हारा फादर ये जानकर कि तुम दुनिया में आने वाले हो, शायद वो अपनी हरकतों को वो बदल दे, शायद उसे थोड़ी सी अकल आ जाए। वो बहुत उम्मीद के साथ दोबारा से तुम्हारे बाप के पास गई थी ताकि उसे बता सके, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे बाप ने उसे रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि उसका इस बच्चे से और मैरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आखिर वो मैरी के साथ क्यों रहे जो उसे कब की छोड़ के जा चुकी है। और तुम्हारी मॉम रोते हुए वापस आ गई थी घर। तब मैं बहुत दुखी था, डेविड ने एकदम से दुखी आवाज़ में कहा, और अंकल और आंटी भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो उनकी प्यारी बेटी की ये हालत देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अब बैरन की आंखों में भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा था अपने बाप को लेकर। क्या वो इतना बुरा है? क्या वो इतना बुरा है कि उसका बाप उसे अपना नहीं सका? आखिर क्यों? उसका क्या कसूर है? उसने तो नहीं कहा कि उसे दुनिया में लाएं। जब उसका बाप उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं है तो वो उसके साथ कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं, उसका कोई बाप नहीं है, उसे किसी बाप की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे शख्स की तो बिल्कुल नहीं जो उसे मानने से ही इनकारी हो। डेविड एरन के पास आता है और बोलता है, सन, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। नो अंकल, मुझे और कुछ नहीं जानना। नहीं, तुम्हें जानना होगा। तुम्हें अपने बाप की पूरी सच्चाई जानना होगी। डेविड ने एक बार फिर से मैरी की तरफ देखा जो बस नीचे सर किए रोए जा रही थी। एरन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो अपने बाप की असलियत जानकर अंदर से टूट चुका था, लेकिन वो अपनी माँ के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो किस हद तक टूट चुका है, उसे कितना दुख है। आखिर उसके बाप ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, वो ये जानना चाहता था, और उसकी मॉम की यह हालत कैसे हुई, उसे ये भी जानना था। डेविड अंकल ने बताया, ये उस वक्त की बात है जब तुम 2 साल के थे। तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को छोड़ के यूएस चला गया था, और तब वो वापस आया था। तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम्हारा बाप वापस आया है तो वो उससे मिलने गई। उसने सोचा कि वो उसे तुम्हारे बारे में बताएगी, उसे बताएगी कि उसका एक बेटा है, और शायद तुम्हें देखकर, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर और अपने बेटे को अपने सामने देखकर शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग जाए, शायद इस बार ही वो सुधर जाए। तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने उसे रोका, मैरी रुक जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, और वो सबके खिलाफ जाकर एक दफ़ा फिर से तुम्हारे बाप से मिलने चली गई। तुम्हारे बाप ने उसके साथ जानते हो क्या किया? क्या किया अंकल, बताएं। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मॉम को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। उसने उसे
सेकंड फ्लोर से धक्का दे दिया। क्या क्या कह रहे हैं आप अंकल? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसके सर पर इतनी शदीद चोट लगी कि वो इतने साल कोमा में रही और अब भी वो सही तरह से रिकवर नहीं कर पा रही। ये सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है। और जानते हो, तुम्हारे ग्रैंडपा की मौत का जिम्मेदार भी वही तुम्हारा बाप है। ऐसा कैसे हो सकता है अंकल? ये नहीं हो सकता, ऐसा ही है। जब तुम्हारी मॉम की कंडीशन इतनी ख़राब थी, तुम्हारे ग्रैंडपा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो उससे बच नहीं सके। अब बताओ, कौन है इसका ज़िम्मेदार? कौन? तुम्हारा बाप, जिसने तुम्हारी माँ की पूरी हंसती खेलती ज़िंदगी और उसकी फैमिली को उजाड़ के रख दिया। एरन को अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस हो रही थी। कोई इतना बुरा भी कैसे हो सकता है? वो अपनी माँ के पास गया और उसे हक करके रोने लगा। मॉम, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये मेरे बाप की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो आज आप भी ठीक होती, आज ग्रैंडपा भी होते और शायद अच्छा था कि मैं भी ना होता। मॉम, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस शख्स को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। वो बस रो रहा था और अपनी मॉम से कह रहा था। उसकी आवाज़ में दुख और गुस्सा दोनों ही थे। नहीं, तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। तब अचानक से ग्रैनी आई और वो बोलने लगी, बट ग्रैनी, मुझे उससे बदला लेना है। उसने आखिर कैसे मेरी माँ के साथ ये सब किया और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। नहीं सन, तुम उससे मिलने नहीं जाओगे, ग्रैनी ने फिर से कहा। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले। मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर तुम उसे मिल गए तो वो ज़रूर तुम्हें हमसे छीन लेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैरी तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज़, तुम उसके पास नहीं जाओगे। बट ग्रैनी, मैं ऐसे उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ दो, यही समझो कि तुम्हारा बाप है ही नहीं, वो मर चुका है। और हाँ, तुम्हें सच्चाई बताने का सिर्फ यही मकसद था कि तुम जान सको अपने बाप की असलियत, वरना हमारा और कोई इरादा नहीं था तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ़ करने का। और वैसे भी तुम उससे जब मिलोगे ही नहीं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन है, कहाँ है, कैसा है और क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए वो आज भी वैसे ही है जैसे 20 साल पहले था, यानी ना होने के बराबर। समझ आई तुम्हें? तुम उससे नहीं मिलोगे। ग्रैनी, नो, मैंने बोला तुम उससे नहीं मिलोगे। प्रॉमिस करो मुझे, अपनी माँ के सर पे हाथ रख के प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। एरन को ना चाहते हुए भी ग्रैनी को प्रॉमिस करना पड़ा। मैं प्रॉमिस करता हूँ ग्रैनी, लेकिन मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कभी वो मेरे सामने आया और मुझे पता चला कि वो कौन है तो मैं अपने हाथों से उसकी जान लूँगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ग्रैनी ने चुपचाप उसको देखा। चलो, अब घर चलो, मैरी को आराम करने की ज़रूरत है। ग्रैनी एरन के पास आती हैं और मैरी को हक करके एरन को साथ लेके घर चली जाती हैं। ग्रैनी उसको कहती हैं, एरन, आज के बाद मैं तुमसे कभी रूठ नहीं होंगी। प्लीज़, तुम भी मुझे छोड़ के मत जाना। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। जानबूझ के क्यों ग्रैनी? क्योंकि मैं डरती थी कल नहीं तो आज तुम अपने बाप के पास चले जाओगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ अपना बिहेवियर ऐसे रखना पड़ा, वरना मैं तुमसे नफ़रत तो नहीं करती। तुम मेरे ग्रैंडसन हो। प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। ग्रैनी ने उसके आगे हाथ जोड़े। एरन एकदम से शॉक में चला गया। ग्रैनी, कि आप क्या कह रही हैं? मत करें ऐसा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। और वैसे भी जो कुछ मेरे बाप ने किया उसके बाद आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही था। मेरे जैसे इंसान के साथ यही सलूक करना चाहिए था आपको। आखिर मेरे अंदर भी तो उसका गंदा खून है ना। एरन एकदम से फिर से इमोशनल हो गया था। नो सन, अब खुद को गंदा खून मत कहना। ग्रैनी ने यह कहकर एक बार फिर से एरन को हक कर लिया और बोली, तुम मेरे सन हो,
मैरी किसान हो और तुम्हारा उस डैनी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम हमारे हो, तुम्हारे अंदर हमारा खून है और हमें इस बात पे प्राउड है। आइंदा से प्लीज़ खुद को बुरा भला मत कहना, ग्रैनी उसे कह रही थी। और एरन खुश भी था और उदास भी। क्या हर ग्रैनी उससे कितना प्यार करती हैं और वो कितना बुरा है जो इन सब का प्यार डिज़र्व नहीं करता। क्या था अगर उसका बाप एक अच्छा इंसान होता? क्या था अगर उसकी भी हैप्पी फैमिली होती? सब कितना अच्छा होता, नॉर्मल लाइफ होती। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में हर चीज़ अधूरी होती है, जैसे मेरी लाइफ में है। वो यही सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाँ, पर वो स्माइल कर रहा था क्योंकि ग्रैनी ने उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही इस इमोशनल सीन के ऊपर ही ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।